सुप्रभात बच्चों। मुड़ो प्रकृति की ओर। हाँ, इस वाक्य के साथ मैं आज के हिंदी सत्र को शुरू करती हूँ। अब समय आ गया है कि हमें प्रकृति की कद्र करना सीखना होगा, और चूँकि आप भविष्य हैं इस दुनिया के, समाज के, इसलिए आपको और भी अच्छे से सीखना होगा। प्यारे बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया मनाती है। आप भी मनाएंगे, हम भी मनाएंगे आज के दिन को। अब पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है प्राकृतिक अवस्था या अपने आसपास का प्राकृतिक वातावरण, साधारण वातावरण। हम ना केवल प्राकृतिक वातावरण को साफ रखने की कोशिश करें, बल्कि साफ सफाई, अपने घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका रिसाइकिल हो सके उन्हें रिसाइकिल करें। हम बहुत सारी आसपास पेड़, छोटे छोटे पौधे, पेड़ आदि लगा करके अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का दिन हम सबके लिए खास है। क्या है आज? विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज आप सबको मन ही मन ये वादा करना होगा कि अपनी दुनिया को स्वच्छ बनाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, आज भी और कल भी और हमेशा। ठीक है बच्चों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज आप लोग अभी मैं पिछले जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। पिछले पाठ को, पाठ 6 आपने पढ़ा था दांत का दर्द, जिसमें आपने पढ़ा कि दांतों की सफाई और दांतों की मजबूती कैसे आप बनाए रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके लिए आपको रोज सुबह और रात में 2 बार ब्रश करने की बात बताई गई थी, और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करने की बात बताई गई थी। ये तो दांतों की सफाई के लिए। और दांतों की मजबूती के लिए क्या बताया गया था कि हमें फल खाने चाहिए, और गन्ना और दूध, चूसना चाहिए और दूध पीना चाहिए, और भी बहुत सारी फायदेमंद चीज़ें हमें खानी पीनी चाहिए। ये हम लोगों ने पाठ में सीखा था। आज हम लोग भाषा अभ्यास करेंगे। पिछले भाषा अभ्यास की कक्षा में आप लोगों ने पाठ 3 तक का भाषा अभ्यास कर लिया है। आज हम लोग पाठ 4 पर चलेंगे, और पाठ 6 तक हम लगातार भाषा अभ्यास करते रहेंगे। जब हम पाठ 6 भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास बराबर में आ जाएंगे, तब फिर हम आगे पाठ 7 पर चलेंगे। बच्चों, तो पाठ 4 तो आपने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, इसलिए मैं एक बार पाठ 4 को आपके पूर्व ज्ञान से फिर से जोड़ना चाहूँगी। पाठ 4 का नाम क्या था? मेहनत का फल। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसमें पढ़ा था कि 3 बच्चे होते हैं, सुरेश, मोहन और विनोद, जो कि छुट्टियां उनकी हैं, फिर भी वो स्कूल में खेलने जाते हैं, स्कूल कैंपस में, स्कूल प्रांगण में। और वहाँ पे घास वगैरह उगी है, झाड़ियाँ छोटी मोटी उग गई हैं, कंकड़ पत्थर, पुराने फटे पुराने कागज, तिनका वगैरह पड़ा है। जिस खेल के मैदान में वो खेलने जाते हैं, तो वो वहाँ पर जा कर के पहले उसकी जगह की सफाई करते हैं,
और साफ सफाई करके कागज़ तिनके वगैरह को जला देते हैं, कंकड़ पत्थर एक किनारे कर देते हैं और पूरे मैदान को साफ सुथरा करते हैं और फिर खेलने जाते हैं। स्कूल खुलता है, विद्यालय खुलता है और उनके प्रधानाचार्य उन्हें स्टेज पर, मंच पर बुलाते हैं और उन्हें उनकी तारीफ करते हैं कि देखिए आज जो विद्यालय प्रांगण इतना साफ सुथरा दिख रहा है वो इन तीनों बच्चों की मेहनत के कारण, और उन्हें पुरस्कार मंच पर मुख्याध्यापक के द्वारा दिया जाता है। ये तो थी आपकी कहानी। अब आप उसी से संबंधित भाषा अभ्यास पाठ 4 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसमें देखिए, ध्यान इधर आपका अपनी बुक की ओर। इसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके उल्टे शब्द आप भाषा अभ्यास में पढ़ेंगे। जैसे आज, आज कल, यहाँ लिखा है, देखिए उल्टे शब्द यहाँ दिया भी है। फिर बंद, बंद का खुला पढ़ेंगे। अभी मैं अभ्यास में चलूँगी तो ये शब्द आपको दिखेंगे। सुबह का शाम, फिर बहुत, बहुत का कम, फिर शुरू का अंत या आखिर, फिर आते का, फिर आते जाते। इसी तरह से आप अनेक शब्द इसमें से पाएंगे जो कि अब भाषा अभ्यास में आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, भाषा अभ्यास की शुरुआत ही आपकी विलोम शब्द से हो रही है। विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द। जो शब्द दिया रहेगा उसी का उल्टा अर्थ आपको लिखना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थी शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द में जो शब्द दिया रहेगा उसी का उल्टा या विपरीत शब्द आपको लिखना होगा। ये सारे शब्द जो आप प्रश्न 1 में देखने जा रहे हैं, ये सारे शब्द आपने अपनी भाषा माधुरी पाठ 4 में पढ़े। अब चलिए हम लोग इनके उल्टे अर्थ लिखते हैं। जैसे आज, आज का कल। बंद का क्या होगा उल्टा अर्थ? खुला। सुबह का शाम, सुबह का शाम। बहुत का कम, बहुत का कम या थोड़ा। आते का जाते, आते का जाते। काटना का जोड़ना। कई जगह सिलना भी मिलता है बच्चों, क्योंकि जैसे कपड़े को हम काटते हैं तो सिलते भी हैं, लेकिन आप काटना का जोड़ना लिखेंगे। ठीक है। मेहनत का आलस्य, आराम भी मिलता है, आप दोनों लिख सकते हैं। मेहनत का आलस्य भी, आराम भी। प्यार का नफरत, कई बार घृणा भी मिलता है, आप घृणा भी लिख सकते हैं। फिर साफ का गंदा, साफ का गंदा। और शुरू का अंत भी मिलता है और आखिर भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा, जाना कि निम्नलिखित जो यहाँ पे शब्द थे इनके विलोम शब्द क्या होंगे। ठीक है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 2, पेड़, दिए गए वाक्यों में, ये जो वाक्य है ना क, ख, ग, घ, इन वाक्यों में मोटे काले शब्द जो गहरे काले हैं, जैसे यहाँ बड़ा है, यहाँ गर्म है, फिर यहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ पर मित्र है, ये सारे जो शब्द हैं गहरे काले शब्द, इनके विपरीत शब्द या विलोम शब्द या उल्टे शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है। जैसे बड़ा, पेड़ बड़ा होता है, और पौधा, देखिए यहाँ पे पेड़ बड़ा है और पौधा अपने गमले में जो लगाया हुआ है ये छोटा है, तो पौधा छोटा होता है।
बड़ा का विपरीतार्थी छोटा। चाय गर्म होती है, आपने देखा होगा। आप तो चाय बिल्कुल नहीं पीते होंगे, लेकिन घर में बड़े लोग पीते हैं, तो आपको मालूम है कि उसमें से भाप निकलती रहती है, गर्म होती है चाय। लेकिन बर्फ तो आप छूकर महसूस करते हैं, ठंडी होती है। ठीक है, तो चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। ठंडी अच्छा बच्चा सबको प्यारा लगता है, और बुरा बच्चा नहीं। ठीक है, अच्छा का उल्टा बुरा, अच्छा का विपरीतार्थी शब्द बुरा। खरगोश सफेद होता है और कौवा काला, तो सफेद का विपरीतार्थी काला। ना कोई किसी का मित्र, मित्र माने दोस्त, और मित्र का उल्टा शत्रु। ना कोई किसी का ना कोई किसी का शत्रु, ना कोई किसी का मित्र, ना कोई किसी का शत्रु। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आपने विपरीतार्थी शब्द दो तरह से सीखा। एक तो शब्द का सीधे सीधे विपरीतार्थी शब्द आपने लिखा, और एक वाक्य में प्रयोग करके भी लिखा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग प्रायः मात्रा संबंधी गलतियां करते हैं। इसी सिलसिले में मैंने पिछले सत्र में आपको ह्रस्वीकार और दीर्घीकार की मात्रा को सही तरीके से लगाना सिखाया था। आज भी मैं ह्रस्वकार और दीर्घोकार की मात्रा लगाना सिखाऊंगी, लेकिन वो बाद में। अभी मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ वर्तनी संबंधी गलतियाँ हैं। उन गलतियों को आपको समझकर सही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। झाड़ियाँ। जब भी एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हम किसी भी शब्द का बहुवचन बनाते हैं, एक से अनेक में जब परिवर्तित करते हैं तो बदलते हैं, तो अगर उस शब्द के अंत में दीर्घीकार है, दीर्घीकार जैसे ताली, ली को हम देर तक बोल रहे हैं ना, तो ये दीर्घीकार है। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे या एक से अनेक में बदलेंगे तो बनेगा तालियां। तालियां यानी ताली में जो दीर्घीकार था वो ह्रस्वीकार में बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैंने अभी क्या बताया कि जब भी एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्द के आखिर में यदि दीर्घीकार है तो वो ह्रस्वीकार में बदल जाएगा। तो यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं जिनमें आपको ये ध्यान देना है। जैसे झाड़ी शब्द था, लेकिन जब इसका आप बहुवचन बनाए तो यहाँ पर ह्रस्वीकार होगा। ह्रस्वीकार यानी व्यंजन के शुरू में या पहले आप ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, कंकड़। कंकड़ में आप इसका उच्चारण जरा करिए, क्या होगा? ककण। ककण तो नहीं है, हमें क्या उच्चारण करना है? कंकड़, यानी ये अनुस्वार चिन्ह इस क पर लगेगा, कंकड़। तालियां, ताली शब्द का तालियां ह्रस्वीकार हो जाएगा ल पर। ठीक है बच्चों, अब शुरू। इस शुरू को देखिए, आप लोग एक बात ध्यान दीजिए। देखिए, र में जब भी ऊ की मात्रा जुड़ती है तो कैसे ऊ या ऊ की मात्रा जुड़ती है?
ये ह्रस्व ऊ है और इसकी मात्रा ऐसे होती है, तो ये ऐसे कभी नहीं जुड़ेगी, ये रॉन्ग है। ऐसे क में आप जोड़ेंगे ऐसे, ये सही है, किंतु र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें जब भी ऊ जुड़ेगा या दीर्घ जुड़ेगा तो वह र में नीचे न जुड़ करके यहाँ पर जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा? अगर दीर्घ जुड़ेगा तो ह्रस्व जुड़ेगा तो बिल्कुल प्लेन ऐसे, और दीर्घ जुड़ेगा तो एक गोला बनाकर। ठीक है, दोनों में अंतर देखा आपने। र में जब ह्रस्व जुड़ा तो ऐसे, र में जब दीर्घ जुड़ा तो एक गोला बनाकर। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर हम कह रहे थे कि शुरू में देखिए क्या गलती है, बहुत ही छोटी सी गलती है। आप ध्यान दीजिएगा जो अभी मैंने समझाया। इस शुरू के र में ह्रस्व की मात्रा दिखाई दे रही है, जबकि होना चाहिए दीर्घ की मात्रा, क्योंकि आप क्या बोलते हैं? शुरू तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ की मात्रा गोल बनाकर लगाएंगे। अब अगला शब्द है मैदान। मैदान तो नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? मैदान। यहाँ पे ए की मात्रा की जगह पे ए की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर क्या गलती है? पहुँचते, हम पहुँचते नहीं बोलते, पहुँचते बोलते हैं। हम नाक और गले का भी उपयोग करके अपने आवाज निकालते हैं, तो यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे ह पर, पहुँचते। इतनी बात समझ में आई बच्चों? सबके समझ में आई इतनी बात? प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न है। क्या है? आप ध्यान से इधर देखिए। पहले आप अपने आसपास कोई 5 शब्द ढूंढिए जिसका नाम हो। जैसे आपके पास एक कलम होगी या पेंसिल होगी तो पेंसिल का एक नाम है। आपके पास एक पुस्तक होगी तो पुस्तक का भी एक नाम है। आपके पास आपका बॉक्स होगा, पेंसिल बॉक्स होगा, उसका भी एक नाम है। कैलेंडर होगा, पर्दा होगा, कुर्सी होगी। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका एक नाम है। मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके पास जितनी भी नाम वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संज्ञा हैं। आपका भी एक नाम है तो आपका नाम भी एक संज्ञा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आपसे अगर हम तुरंत पूछें कि आप कोई एक संज्ञा बताएं तो आप अपना तुरंत नाम बता सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, यहाँ पर आपको नाम वाले शब्द ढूंढने हैं। जैसे नवीन, जैसे आलोक, रमा, राधा, स्कूल, किशोर, सोनू, सड़क, बस्ता, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, पेन। इतने सारे शब्द हमने नाम वाले जाने। ये सारे नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द हैं। पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। जैसे फिर से हम एक बार संज्ञा की परिभाषा को याद करते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी पदार्थ आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा और आपको उन्हीं संज्ञा शब्दों पर एक एक गोला बनाना है इस अभ्यास के कार्य में। तो यहाँ पर आप जितने भी नाम वाले शब्द हैं जिनको अभी मैं बताई उन पे आप एक गोला बना देंगे। अब प्रश्न 5 पाठ मेहनत का फल में आए नामों के अलावा किन्हीं 4 लड़कों के नाम आप और लिखिए। पाठ में क्या क्या नाम आया था? सुरेश, मोहन और विनोद। पाठ में क्या क्या नाम आया था? सुरेश, मोहन और विनोद। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग सुरेश का नाम नहीं लिखेंगे, मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, विनोद का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि किसी अन्य बच्चे का नाम लिखेंगे। अब लड़के का अलग और लड़कियों का अलग लिखना है। लड़के का क्या नाम आप लिख सकते हैं? आप राम लिख सकते हैं, आप श्याम लिख सकते हैं, आप नमन लिख सकते हैं, आप रमेश लिख सकते हैं। आप कोई भी 4 नाम लड़के का यहाँ पर लिख सकते हैं। और लड़कियों के नाम सीता, गीता, राधा, रमा या रीमा, सीमा, जानकी, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं इतना ही, यद्यपि इस पाठ 4 में 10 प्रश्न हैं, लेकिन एक दिन में मैं 5 ही प्रश्न कराऊंगी। अगले 5 प्रश्न आपको मैं शनिवार को कराऊंगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? शनिवार को भी हम लोग का हिंदी का सत्र है, तो शनिवार को मैं कराऊंगी। लेकिन आज क्या गृह कार्य है ये मैं आपको पीछे से, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद मैं भेजूंगी कि आज का क्या गृह कार्य है, और इसको बनाना ही आपका कक्षा कार्य है। संज्ञा की परिभाषा और प्रयोग आप पहले सीख चुके हैं अपनी मैम से, तो संज्ञा की परिभाषा मैं फिर से नहीं लिखा रही हूँ। आप लोग इन 5 प्रश्नों को क्लास वर्क में करेंगे। कुछ जाने के आज के सत्र को समाप्त करने के पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए उप, उ या ह्रस्वकार और दीर्घोकार की मात्रा के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये है आपका ह्रस्वकार और ये है आपका दीर्घोकार। ह्रस्वकार की मात्रा ऐसे किसी भी व्यंजन के एक्सेप्ट र को छोड़ करके किसी भी व्यंजन के क से लेके ह तक किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे ई की मात्रा बगल में लगाई जाती थी, वैसा यहाँ पर नहीं है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो आप लोग इतनी बात समझे, तो ह्रस्वीकार और दीर्घीकार की तरह नहीं, यहाँ पर ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगाई जाएगी र को छोड़कर। र के बारे में मैंने आपको बताया, में ह्रस्वकार और दीर्घकार की मात्रा कहाँ लगाई गई? यहाँ पर बगल में। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान देना है, ये ऊ वर्णों को जब हम लिखते हैं तो पहले आता है और ये ऊ बाद में आता है। पहले ये फिर बाद में ये। चूंकि पहले ये आता है इसलिए ऊ की मात्रा आपको इसका लेफ्ट साइड में इसकी शिरे को निकालना है, और ये बाद में आता है इसलिए दीर्घों के शिरे को, ये शिरा है, इसको राइट साइड में निकालना है। जैसे रस्वी में हम लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में हम मात्रा लगाते थे, और दीर्घी में हम राइट साइड में लगाते थे, और रस्वी में हम
बाएं साइड में लगाते थे मात्रा, वैसे ही ह्रस्व में हम बाएं साइड में मात्रा लगाएंगे और दीर्घ में राइट साइड में। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हम इसके कुछ उपयोग देखें। उपयोग के समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आप मन ही मन अगर खुद लिख रहे हैं तो मन ही मन उच्चारण करके आप जानिए कि क्या हम बोल रहे हैं। जैसे हम बोले सुमन, तो सुमन हम सुमन तो नहीं बोले, हम क्या बोले? सुमन। तो सुमन जब बोले तो जल्दी बोले, यानी वहाँ पर ह्रस्वकार है। जब हम बोले फूल, तो फूल हम लंबा खींचे या देर तक बोले फ पे ऊ की मात्रा, तो वो दीर्घकार है। इतनी बात समझ में आई? तो मन ही मन हम उच्चारण करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें ह्रस्वकार लगाना है कि दीर्घकार लगाना है। इतनी बात समझ में आई? और अगर कोई श्रुतलेख बोला आपको लिखना है तो आप ध्यान से श्रुतलेख के शब्द को सुनिएगा और आराम से फटाफट लगाइएगा। ठीक है? जैसे गुलाब, गुलाब, ठीक है? और जैसे फूल, ठीक है? ऐसे देखा। अब ऐसे शब्द बताएं जिसमें दोनों मात्रा लगी। जुनून, जू को देखिए मैं कैसे उच्चारण की, जल्दी। जुनून, ना पे मैंने लंबा खींचा इसलिए ये दीर्घ हुआ और ये जल्दी बोला तो ह्रस्व। इसी तरह जुगनू, जुगनू आपने देखा ना, रात में कभी कभी चमकता दिखता है। ज को मैंने जल्दी बोला तो इसमें ह्रस्व और नू दीर्घ। इसी तरह खुशबू, 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 खा में खु जल्दी बोला तो ह्रस्व की मात्रा और ब में देर तक बोला तो दीर्घ की मात्रा। ठीक है बच्चों? तो एक बार आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी ह्रस्वकार और दीर्घकार का प्रयोग कर रहे हैं तो यदि श्रुतलेख लिख रहे हैं तो आप गौर से सुनिए और उस तरह से आप अपनी मात्रा लगाइए। और अगर आप श्रुतलेख नहीं लिख रहे हैं, कहीं नोट्स लिख रहे हैं, कहीं वाक्य खुद से लिख रहे हैं, तो मन ही मन उसको उच्चारण कीजिए। तो आप जैसे ही उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण सही कर रहे हैं तो आप सही लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। फिर से आखिर में विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद बच्चों।